बात करेंगे इजराइल की फौज को लेकर जो तैयार है और ईरान पर होने वाले हमले को लेकर। इस बीच एक बड़ा सवाल, क्या ईरान पर जल्द बड़ा हमला होने वाला है? क्या अमेरिका और इजराइल की जंगी तैयारी पूरी हो चुकी है? ईरान में भले ही विरोध प्रदर्शनों को खामेनेई ने दमन से शांत करा दिया हो, लेकिन ईरान पर जल्द ही अटैक होने वाला है। दरअसल इसके संकेत मिले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ताजा बयान से। नेतन्याहू जो कई दिनों से इजराइल से बाहर थे, अब उन्होंने ईरान को खतरनाक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ईरान पर ऐसा हमला करेगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक और अमेरिका हमले से पीछे हट गया था, लेकिन इजराइल के पीएम के ताजा बयान इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयारी में है। ईरान पर हमले में देरी की वजह सऊदी और अरब देशों का ईरान को समर्थन मिलना है, लेकिन इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। इजराइल ने अटैक करने में देरी की है तो उसकी तैयारी अधूरी थी, और आयरन डोम जिसकी डिफेंस सिस्टम में मिसाइलें लोड नहीं थी, जिन्हें लोड करने के लिए वक्त चाहिए था, अब इजराइल पूरी तरह तैयार है और अब आज रात ईरान पर कहर बरस सकता है। तो वहीं ईरान की जंगी तैयारी में जुटा हुआ है खामेनेई 7 महीने पहले की तरह बंकर में छिपे हुए हैं। जब वो बंकर में छिपे थे तो इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें बरसी थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ईरान अब आर पार के मूड में है? इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थितियां इस वक्त क्या बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारियां जो है वो दे देते हैं, किस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आई है कि कौन कितना ताकतवर है, ये आपको बताते हैं हम। यहां पर आपको बता दें कि रक्षा बजट को लेकर जिस तरीके से जानकारियां सामने आई हैं, यहां पर ये अपडेट है 30 से 40 अरब डॉलर, जिस तरीके से ये जानकारियां सामने आई हैं। एक्टिव सेना है और 4.65 लाख रिजर्व सैनिक हैं इजराइल के पास। ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं और कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है इजराइल के पास। ईरान के पास 551 विमान है, आप समझिए। और इजराइल के पास रिजर्व बहुत तेजी से एक्टिव है, जो कि 24-48 घंटे की संख्या में है। 40 फाइटर जेट ईरान के पास है। इजराइल के पास 350 विमान है। 87 ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के पास है। इजराइल के पास 90 फाइटर जेट है और फ्लीट स्ट्रेंथ 67 की ईरान की। आप समझिए किस तरीके से यहां पर इजराइल और ईरान की इस वक्त हम सैन्य क्षमताओं को लेकर बात करें वो नजर आती हैं, और दोनों ही सैन्य क्षमता जो है वो साफ तौर पर दर्शाती बताती है कि किस तरीके से टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह हूती ईरान की ताकत को लेकर बात करें, लेबनान के हिजबुल्लाह का जिस तरीके से अपडेट है, हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा जो है वो लड़ाके मौजूद हैं, यानी कि एक तरीके से एक्टिव सेना। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें जो है वो मौजूद हैं। 300 किलोमीटर तक जो है मार ये कर सकती है, यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी पर भी अटैक जो है इससे किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के पास स्पेशल फोर्स भी मौजूद है। तो हिजबुल्लाह के पास स्पेशल फोर्स मौजूद है। युद्ध के समय घुसपैठ करने के लिए खास ट्रेनिंग जो है वो इन्हें दी गई है। और आप समझिए किस तरीके से यमन का हूती विद्रोहियों गुट भी ईरान के साथ है। साथ ही साथ हूती विद्रोही के पास 1.5 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। ड्रोन और मिसाइल जैसे एडवांस वेपन से हूती लेस हैं। इनके पास ड्रोन है, इनके पास एडवांस वेपन है। हूतियों के पास 1000 से ज्यादा यहाँ पर गाड़ियां भी हैं, और साथ ही साथ कितनी ताकतवर यहाँ पर IRGC है, शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फतेह 110, जुल्फागर, कियान मिसाइलें जो हैं वो शामिल हैं इसमें, और शाहब 1, 2, 3 और घदर इमाद जैसी इसमें शामिल है मिसाइलें। इजराइल या फिर अमेरिकी बेस पर हमला ये कर सकती हैं। आप समझिए किस तरीके से एडवांस सॉलिड फ्यूल मिसाइलें जो है वो शामिल हैं। तो यहाँ पर स्थितियां जो है बड़ी विपरीत बनती हुई नजर आ रही हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले त्यागी जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से हम सैन्य क्षमताओं को लेकर बात कर रहे थे, त्यागी जी आप किस तरीके से इजराइल और ईरान की सैन्य क्षमताओं को देखते हैं? देखिए, सैन्य क्षमता की तुलना करते समय
नंबर मैटर नहीं करते। जी इजराइल तो छोटा सा देश है और उसके चारों तरफ जो अरब कंट्रीज हैं उनमें फाइटिंग ट्रूप्स और रिजर्व ट्रूप्स की संख्या उससे 50 गुना ज्यादा होगी। लेकिन 1948 से लेके आज तक जब भी कभी युद्ध हुआ तो वो हारे, लिहाजा वो तो मैटर नहीं करते। मैटर सबसे ज्यादा क्या करता है वो है एयर पावर, क्योंकि एम्फीबियस ऑपरेशंस या सेंडिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, दैट इज अनलाइकली। सो व्हाट विल हैपन इज द एयर। अब एयर के अंदर जो ईरान के पास एयरक्राफ्ट है, एक तो वो बहुत पुरानी विंटेज के हैं, वो पूरी तरह से सर्विसेबल नहीं है, पूरी तरह से इफेक्टिव भी नहीं है, और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसराइल के मुकाबले कमजोर है। हालांकि चाइना ने उसको अभी HQ-9 दिया है, रशिया जी ने भी उनको S-300 सिस्टम दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो ईरान के जो इसराइल के पास है, यानी कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और फिर एरो 2 एरो 3, ये जो सिस्टम्स है उसके पास तरह तरह की मिसाइल को रोकने के लिए, वो ईरान से ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और खास तौर पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिन्होंने पिछले जून के महीने में जब 12 दिन का युद्ध हुआ था उस समय भी इसराइल में अनएक्सपेक्टेड डैमेज किया था, और अब तो उसने उन मिसाइल्स को और ज्यादा ताकतवर बना लिया है, उनकी रेंज बढ़ा दी है, उनके अंदर वारहेड की क्षमता बढ़ा दी है। और जिस तरह से चाइना ने ईरान को प्लेनेटरी मिक्सर दिए हैं बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, ICBM के लिए, और जिस तरह से उसने सेंट्रीफ्यूज दिए हैं यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, यू नेवर नो कि ईरान टुमारो में कम आउट विद एटॉमिक बम, क्योंकि या तो उसने एटॉमिक बम बना लिया है या वो एटॉमिक बम बनाने के जी बिल्कुल नजदीक है, जैसा वो कह भी रहे हैं कि 24 घंटे में मैं एटॉमिक बम बना लूंगा। जी और लास्ट जी पॉइंट ये कि उसने जो अभी एक टेस्ट किया, जी अभी जो उसने एक हाइपरसोनिक ICBM का टेस्ट किया है, यानी कि जिसका रेंज है 10,000 किलोमीटर। जी 10,000 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि वो डायरेक्टली अलास्का में हिट कर सकता है या पेंटागन हेडक्वार्टर में हिट कर सकता है। हालांकि वो अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी मिसाइल बना ली, ऐसी एक आध दो चार बनाई होंगी प्रोटोटाइप, अभी बनाने में बहुत समय लगेगा, बट नेवरदलेस द कैपेबिलिटी एग्जिस्ट। अब अगर कुल मिला के देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि ईरान विल बी इन ए पोजीशन टू काउंटर जी इसराइल जी एंड अमेरिका टुगेदर। जी ठीक है। रवि जी मैं आपका रुख करूंगा। रवि जी मैं आपसे समझना चाहूंगा जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, क्या इन स्थितियों के बीच आप देख रहे हैं कि अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है? रवि जी आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें। जी जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी रवि जी अपनी बात रखें हाँ प्लीज। जी हाँ जी जी। मुझे लगता है जिस प्रकार से अमेरिका कहीं ना कहीं जी बैकफुट पर नजर आ रहा था और ऐसा लगने लगा था कि अब शायद पीस बोर्ड बनेगा और मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अब जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं यह तय है कि अगले 48 घंटे में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। और अगर ऐसा जी होता है तो यह बात समझने वाली है कि अमेरिका का न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अभी भी जो है साउथ चाइना सी से निकलकर जो है कहीं ना स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ है और वो मिडिल ईस्ट में जाएगा। तो ऐसे में यह साफ लगता है कि अगर इसराइल और ईरान जी के बीच में जंग छिड़ती है तो अमेरिका पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा नजर आएगा और ऐसे में दुनिया दो भागों में बढ़ती नजर आएगी। आपको स्पष्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं रूस और चाइना भी जो है पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। इसमें ईरान भी सीरिया की बात करें, यमन की बात करें, कतर की बात करें या तुर्की की बात करें या लेबनान की बात करें, ये सभी ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। वहीं इसराइल के साथ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, जॉर्डन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये मुझे लगता है उनके साथ खड़े होंगे। तो ऐसे में दुनिया दो भागों में बढ़ती नजर आएगी और यह जंग अगर सिर्फ हथियारों की बात करें या हम जी बात करें कि कितनी आर्मी किसके पास है, इस पर मायने नहीं रखती, क्योंकि आपको जी याद होगा जिस प्रकार से रूस और जो यूक्रेन के बीच में जब जंग छिड़ी तो लगने लगा था कि शायद चंद दिनों में ही फैसला हो जाएगा, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी जंग जारी है। और अगर यह युद्ध छिड़ता है, अगर जी ईरान और इजराइल के बीच में जंग होती है
तो पूरी दुनिया को ना चाहते हुए इसमें कूदना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका, रूस और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। और इसी वजह से जैसे ही अमेरिका इस जंग में कूदेगा, मुझे लगता है कई देश कहीं ना कहीं ईरान के साथ, खासकर मुस्लिम देश के साथ आएंगे। और उसके बाद चाहे मैं समझता हूँ फ्रंट बेस पर ना सही, चाहे पीछे से मदद करें, लेकिन रूस और चाइना भी पूरी तरह से जो है ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है यह वार जब तक शांति है तभी तक ठीक है, लेकिन जैसे ही ऐसी जंग कोई शुरुआत होती है या कोई परमाणु हमला किया जाता है, तो उसके बाद पूरी दुनिया के जो है वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकते हैं और आने वाले हालात बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, ये एक बड़ी चेतावनी है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आने वाले हालात जो हैं बड़े ही डेंजरस हो सकते हैं। त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर बात यहां पर हालातों को लेकर करें, नेतन्याहू ने इस बीच चेतावनी भी दी है। क्या त्यागी जी इस चेतावनी को सीधे तौर पर युद्ध की चेतावनी माना जाए, युद्ध की शुरुआत माना जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो उसने चेतावनी दी है ये नॉर्मल चेतावनी नहीं है। जी। उसने ये कहा है कि हम ऐसा जख्म देंगे जो अनप्रेसिडेंटेड होगा। अच्छा, अनप्रेसिडेंटेड भी मान लिया कि पहले से ज्यादा है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि जो डैमेज हम करेंगे वो ऐसा होगा कि जिसकी आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। ये तो हो गया इजराइल का। और अमेरिका ने दो रेड लाइन खींच दी। पहली तो ये कि आप वहां पे जो डिटेनीज हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और दूसरी ये कि आप उनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। अब ये दोनों ही काम होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों, ऐसा लगता है कि दे आर इन ए अटैकिंग मोड। अब जो सवाल है कि क्या ये आज होगा, भाई अभी ये देखा गया है कि जो कैरियर बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन का है वो मलक्का स्ट्रेट के पास है। मलक्का स्ट्रेट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि गल्फ ऑफ ओमान की दूरी करीब 5,600 किलोमीटर है। ये जहाज करीब 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। लिहाजा अगर बगैर रुके भी ये आता है तो इसे यहाँ तक आने में 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन का मतलब ये है कि अभी हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि आज रात को एक्शन शुरू हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो बातें हैं कि सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया और दूसरे देशों ने मना कर दिया और रशिया और चाइना साथ में आ जाएंगे, सर ये कहने के लिए है। रशिया और चाइना ने वेनेजुला में मादुरो के साथ भी बाकायदा कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं अमेरिका के खिलाफ। कहाँ चले गए सर? सर उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती, और ये हमारा पुराने समय का आज तक का रिजल्ट है। अब वो अलग छोड़ के खड़े हो गए ना, जो नेटो कंट्रीज अब तक यूक्रेन को मदद कर रहे थे, अब वो अपने काम में लगे अलग छोड़ के खड़े हो गए। ऐसे ही अमेरिका। तो मैं कह रहा हूं कि अपनी ताकत के ऊपर अगर यकीन करें तो उसमें अभी इस बार जो ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो इस बार वो हमला ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। कारण ये है कि ईरान को जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो माने, कहे मुंह से कहे या ना कहे, लेकिन वो उसे एक आतंकी देश समझते हैं, क्योंकि वो एक ऑक्टोपस है, उसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, उसके आतंकी। कोई मिडिल ईस्ट की ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे उसके उस मरहूम सुलेमानी ने ईरान की मिलिशिया पैदा ना की हो। हुती उसी का पार्ट है, हिजबुल्ला उसी का पार्ट है, हमास उसी का पार्ट है। और ये जो अल बदर है, जो इराक में मिलिट्री एशिया मिलिशिया है, ये भी सब ईरान के हैं। तो ईरान का और ईरान के हुतियों ने सऊदी अरेबिया और यूएई को इतना नुकसान पहुंचाया कि उनकी जो रिफाइनरीज थी वो कई दिनों तक जलती रही थी। तो क्या वो मदद करेंगे? मैं नहीं समझता। और वैसे भी ईरान एक शिया देश है, जो बाकी देश है वो सुन्नी देश है, इनमें आपस में भी है। तो ये कहना कि साहब इस्लामिक मदद सब काम आ जाएगी, नो। और जो उसके खास ये है, हुती, हिजबुल्लाह और हमास की तो कमर टूट चुकी है, हुती की भी करीब कमर टूट चुकी है, और हिजबुल्लाह के भी जो टॉप लीडरशिप है वो खत्म कर दी गई है। तो व्हेन यू लुक एट इट एट द रियलिटी, in the reality you will find that Iran may not succeed if the actual war starts. जी रवि जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, क्या
ये तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न करती है। एक तरफ अमेरिका का वेनेजुएला में जिस तरीके से हमने देखा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाना, इसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर लगातार दावे करना, इसके बाद जो टकराव चीन के साथ उसका बना हुआ है, रूस के साथ बना हुआ है, यूरोपीय यूनियन के साथ उसका टकराव बना हुआ है, नेटो के साथ अमेरिका का टकराव जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, और इधर ईरान इजराइल का टकराव जिसमें अमेरिका की भूमिका जो है वो भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से भिड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं टैरिफ के नाम पर, कहीं जिस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, उसके बाद सिर्फ वही नहीं मामला रुका, अब जिस प्रकार से कंबोडिया के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था, वो ग्रीनलैंड पर तो स्पष्ट कर दिया गया है और उसको अपना हिस्सा बता दिया गया है। तो मैं समझता हूँ पश्चिमी गोलार्ध की जिस प्रकार से पूरी बात की गई है, और अब तक अपने नक्शे के अंदर ग्रीनलैंड को दिखा दिया गया, तो बहुत बड़ी बात है। और खासकर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन लैटिन अमेरिका में शुरू हो चुके हैं, तो यह साफ दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ हमें पूरे यूरोप में भी अब बगावत छिड़ सकती, क्योंकि सिर्फ बाहरी देश ही नहीं, दूसरे देश ही नहीं, नाटो के देश भी आज अमेरिका के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं इस समय पर, ऐसे में अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ा है, लेकिन अपने ताकत के बल पर कहीं ना कहीं वो नाटो पर प्रेशर बनाता है, पूरी दुनिया पर प्रेशर बनाता है। और जिस प्रकार से ईरान के मामले की अब हम बात करें, तो अगर जंग छिड़ती है तो आप कोई अभी जिस प्रकार से गाजा पीस बोर्ड की बात हुई थी, तो उसमें तुर्की और कतर को जब नाम लिया गया लाने का, तो इजराइल ने स्पष्ट मना कर दिया। मतलब साफ है, इजराइल भी अब अपनी शर्तों पे बात कर रहा है, अपनी शर्तों पे काम कर रहा है। उसे पता है कि तुर्की और कतर अगर उसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमास के समर्थक रहे हैं, और ये जो है इजराइल के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो यह बात सभी जानते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने हितों के लिए काम करता है, सिर्फ उसे अपने स्वार्थ की राजनीति इस समय देश में पूरे वर्ल्ड में कर रहा है। और जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई, मैंने पहले भी कहा कि अगर यह जंग छिड़ती है ईरान और इजराइल के बीच में, तो चाहते ना चाहते भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कारण यही है कि क्योंकि अमेरिका का जिस प्रकार से रवैया है दूसरे देशों में, और जिस प्रकार से उनका विरोध वहां की देखिए, सिर्फ सरकारों की बात नहीं है, आवाम की भी बात होती है। जिस प्रकार से वेनेजुएला की बात करें, या जो लैटिन अमेरिका की बात करें, ग्रीनलैंड की बात करें, या मैं समझता हूं कई देशों पर जिस प्रकार से टैरिफ लगाया गया, तो हर देश में कहीं ना कहीं एक विरोध पर जरूर है अमेरिका को लेकर, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वही शायद कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा आने वाले टाइम में अमेरिका को। और अगर जंग छिड़ती है और इजराइल और ईरान के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया दो फाड़ में होती नजर आएगी। और मैं समझता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यह वर्ल्ड वार की तरफ हालात जाने को तैयार है। और सिर्फ क्योंकि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी अब, क्योंकि यह पूरी मुस्लिम कंट्रीज कहीं ना कहीं एक तरफ मैं समझता हूं कि एक तरफ हो सकते हैं। तो और जो जिस प्रकार का मैंने पहले भी कहा कि कुछ देशों को छोड़कर बाकी देश जो है खासकर मुस्लिम देश हैं, वो समर्थन कर सकते हैं ईरान को, क्योंकि लगातार अमेरिका का रवैया उनके प्रति भी ठीक नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अपने हथियार बेचने और तेल के ऊपर जिस प्रकार से नजर गड़ाकर अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर खेल खेल रहा है, तो इस बात को सभी देश समझ रहे हैं। और ऐसे इसका जो है खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिकी सैनिक अड्डे जितने भी दुनिया भर में हैं, उन पर कहीं ना कहीं ईरान हमले करके दिखा सकता है। और यह जंग जो होगी, तो सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में नहीं, मैं पहले भी फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि अमेरिकी अड्डे जहां भी दुनिया के मिडिल ईस्ट के देशों में भी हैं, या तो दूसरे देशों में जहां भी इनकी पहुंच होगी ईरान की, वहां पे हथियार डालेगा। और खासकर ये जंग अगर शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान उन देशों को भी होगा जो अमेरिका का समर्थन करेंगे। तो लड़ाई जो है ये बढ़ेगी, और बहुत बड़ा अभी स्तर पर मैं समझता हूँ एक विश्व युद्ध की तरह आग लग सकती है। और यह वक्त, क्योंकि शायद अमेरिका इस बात को समझ चुका था, क्योंकि सऊदी अरब और तुर्की और कतर ने जिस प्रकार से, बिल्कुल रवि जी, काफी सेंसिटिव समय है ये, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। त्यागी जी, दूसरी ओर अगर इस संघर्ष को लेकर बात करें, इस संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह और हमास की भूमिका को किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमास तो करीब करीब खत्म हो चुका है, और जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप लीडर्स थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो सब एलिमिनेट किए जा चुके हैं। उसकी ताकत भी बहुत कम हो चुकी है। और तो और जो लेबनान की आर्मी है और जो लेबनान की सरकार है, वो भी अब हिजबुल्लाह को वो ताकत या वो इज्जत नहीं दे रही जो पहले देती थी। तो हिजबुल्लाह या हुती, जहाँ हुती का सवाल है, यमन के अंदर हुती के ऊपर भी इजराइल और अमेरिका ने इतने आक्रमण किए हैं कि उनकी जो मिसाइल पावर थी वो करीब करीब आधी हो चुकी है। यानी कि ये तीनों फोर्सेस उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, जो ईरान के अंदर विद्रोही ग्रुप है, और खास तौर से जैश अल अदल,
जिसमें वहां के 10% माइनॉरिटी सुन्नी मुस्लिम है और 2% बलोच है, और जो अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही वहां पे कुर्द हैं, वो भी अलग अपने एरिया की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब कि इतने सारे इंटरनल फोर्सेस अब ईरान के अंदर हैं, और जो बाहर के देश हैं ये नहीं मुझे लगता कि ईरान की मदद करेंगे। पर एक ये नैरेटिव देखिए आप कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, हर कंट्री में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। करीब 80 बेस हैं अमेरिका के ऑल ओवर द ग्लोब। अब जैसे कतर है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, सीरिया है, इन सब में जो बेसिस हैं, अगर ईरान अटैक करता है अमेरिका के इन बेसिस के ऊपर, तब सिचुएशन खराब हो सकती है। क्योंकि अगर उनके ऊपर अटैक करता है तो वो कंट्री भी एक किस्म से युद्ध में आ जाएंगी, और उसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि ये पहले हो चुका है। क्या 12 दिन के युद्ध में ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस कतर पर अटैक नहीं किया था? और जब अटैक किया था तो उसमें कोई खास नुकसान हुआ नहीं था, अलावा इसके कि उनकी मिसाइल को उनका रडार पकड़ नहीं पाया था। बिल्कुल तो त्यागी, जिस तरीके से आपने जिक्र इसलिए किया, ये स्थितियां बड़ी विपरीत सी बनी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा और ईरान किस तरीके से अपनी सुरक्षा करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।